There were 7 of them. 7 rich pricks. Between myself and $28 billion. If I were to prune a few branches of the family tree. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भूल जाएं उन तमाम पुरानी क्राइम स्टोरीज को। हाउ टू मेक अ किलिंग लाया है एक ऐसा मास्टर प्लान जो आपको क्लाइमेक्स तक हिलने नहीं देगा। अगर आप सस्पेंस के शौकीन हैं तो ये मूवी सिर्फ आप ही के लिए है। फिल्म शुरू होती है बैकेट रेडफेलो से, जो प्रिजन में बैठा एक प्रीस्ट को अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। और यहीं ऑडियंस के माइंड में पहला सवाल आता है कि आखिर ये बंदा जेल तक पहुंचा कैसे। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि बैकेट बचपन से ही एक पुअर लाइफ गुजार रहा होता है अपनी मां मैरी के साथ। मगर ट्विस्ट ये है कि मैरी एक्चुअली एक बिलियनियर खानदान रेडफेलो फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मगर जब वो टीनेज में बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई तो उसने बच्चा रखने का फैसला किया, तो फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया और घर से निकाल दिया। यही वजह थी कि बैकेट गुर्बत में बड़ा हुआ, जबकि उसके ब्लड रिलेटिव्स लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे। इसी दौरान बचपन में बैकेट की फ्रेंडशिप जूलिया स्टाइनवे से होती है। जूलिया भी एक रिच गर्ल है और बैकेट इसे काफी पसंद करता है। जूलिया के जरिए पहली बार बैकेट रिच लाइफस्टाइल देखता है और उसके अंदर भी डिजायर पैदा होती है कि एक दिन वो भी यही लाइफ जिएगा। फिर एक दिन बैकेट की मां बीमार हो जाती है और मरने से पहले वो सिर्फ एक लाइन बोलती है, Until you have the kind of life that you deserve to have, that I raised you to have. Can you do that for me? और यही अल्फाज बैकेट के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। Years later, बैकेट अब जवान हो चुका है और एक सूट शॉप में जॉब करता है। वहां उसकी दोबारा मुलाकात होती है जूलिया से, जो अब एक शादीशुदा औरत है। जाते जाते जूलिया एक बात करके बैकेट को ट्रिगर कर देती है कि क्या कभी बैकेट इस विरासत का हिस्सेदार भी बन पाएगा या नहीं। Call me when you've killed them all. अचानक एक दिन बैकेट को पता चलता है कि उसका बॉस उसे डिमोट करने वाला है और उसकी जगह अपने 19 साला बेटे को प्रमोट करेगा। ये चीज उसे मेंटली ब्रेक कर देती है और फिर इसके दिमाग में आता है वो ख्याल जो सब कुछ बदल देता है। वो सोचता है अगर रेडफेलो फैमिली के वारिस जिंदा ही ना रहे तो पूरी इनहेरिटेंस किसको मिलेगी, और जवाब सिर्फ एक ही था, बैकेट को। और बस फिर वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान बनाता है। सबसे पहला शिकार बनता है टेलर रेडफेलो। बैकेट एक बोटिंग एक्सीडेंट प्लान करता है और टेलर मारा जाता है। सब उसे एक्सीडेंट समझते हैं, मगर हकीकत में ये बैकेट का पहला मर्डर होता है। और शॉकिंग बात ये कि उसे रिग्रेट नहीं होता बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलती है। टेलर के फ्यूनरल पर बैकेट की मुलाकात होती है वॉरेन रेडफेलो से, और आयरनी देखो, जिस शख्स का बेटा बैकेट ने मारा होता है वही उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। Internet, I'm Noah Redfellow. This is my domicile. फिर बैकेट अपना अगला टारगेट चूज करता है नोआ रेडफेलो, और इंतहाई केयरफुल प्लानिंग के बाद उसे भी खत्म कर देता है। नोआ की डेथ के बाद स्टोरी में एंट्री होती है रूथ की, जो नोआ की गर्लफ्रेंड है। रूथ और बैकेट करीब आने लगते हैं और पहली बार लगता है शायद वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके बाद वो स्टीवन रेडफेलो को मारता है, फिर कैसेंड्रा को और फिर मैकार्थर को भी खत्म कर देता है। और हर कत्ल के साथ वो इमोशनली मजीद कोल्ड होता जाता है। अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बच पाते हैं, वॉरेन रेडफेलो और व्हाइटलॉ रेडफेलो। बैकेट कभी भी वॉरेन को मारने का नहीं सोचता, क्योंकि वॉरेन की तरफ से उसे इज्जत और प्यार मिलता है। एक दिन अचानक वॉरेन हार्ट अटैक से खुद ही मर जाता है, लेकिन मरने से पहले बैकेट को खुश रहने की दुआ देता है। अब आखिरी शख्स बचता है व्हाइटलॉ रेडफेलो। वो बैकेट को मैंशन में बुलाता है और रिवील करता है कि उसे सब कुछ पता है कि बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स को किसने कत्ल किया, और चैलेंज देता है अगर इनहेरिटेंस चाहिए तो मुझे भी मारो। और इसी छीना झपटी में बैकेट अपने ग्रैंडफादर व्हाइटलॉ को सेल्फ डिफेंस में मार देता है।
और कानूनी तौर पर पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बन जाता है। लेकिन फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जूलिया का हस्बैंड कत्ल हो जाता है और इल्जाम लगता है बैकेट पर। अब आयरनी देखो कि इस बार उसने ये कत्ल किया ही नहीं होता, लेकिन तमाम एविडेंस सब कुछ उसके खिलाफ जाता है और वो जेल पहुंच जाता है। फांसी से 24 घंटे पहले जूलिया जेल में बैकेट से मिलने आती है। वो एक सुसाइड नोट का जिक्र करती है जो बैकेट को बेगुनाह साबित कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर, और वो कहती है अगर इस सजा से बचना चाहते हो तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। और मजबूर होकर बैकेट अपना सब कुछ जूलिया के नाम कर देता है। वो जेल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन रूथ उसे छोड़कर चली जाती है। आखिर में बैकेट के पास ना फैमिली बचती है, ना मोहब्बत और ना वो दौलत जिसके लिए उसने सभी को कत्ल किया। अगर बात की जाए फिल्म की डायरेक्शन की, तो ऑनेस्टली डायरेक्टर जॉन पैटन फोर्ड ने स्टोरी को काफी स्मार्ट वे में हैंडल किया है, क्योंकि एक सिंपल रिवेंज प्लॉट को उन्होंने सिर्फ मर्डर्स तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर फील दी। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी बिल्ड करती है और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है टेंशन भी बढ़ती जाती है। अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो पूरी कास्ट ने काफी सॉलिड काम किया है, खास तौर पर बैकेट का रोल करने वाले एक्टर ग्लेन पॉल ने। उन्होंने अपने किरदार के इमोशंस बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाए हैं। शुरू में वो एक ब्रोकन सा इंसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो डार्कर होता जाता है और ग्लेन पॉल ने ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली कैरी किया है। जूलिया का किरदार भी काफी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि शुरू में वो एक नॉर्मल कैरेक्टर लगती है, लेकिन एंडिंग तक आते आते वो पूरी गेम का अहम हिस्सा बन जाती है। और एक्ट्रेस मार्गरेट क्विले ने इस ट्विस्ट को काफी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहा जाए तो हाउ टू मेक अ किलिंग सिर्फ एक मर्डर थ्रिलर नहीं, बल्कि ऑब्सेशन, ग्रीड और मैनिपुलेशन की एक डार्क साइकोलॉजिकल जर्नी है। ये मूवी दिखाती है कि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की रेटिंग के बारे में। तो IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। तो ये थी हाउ टू मेक अ किलिंग की डार्क और इंटेंस जर्नी। क्या आपको लगता है कि वो मास्टर प्लान वाकई कामयाब हो पाया या लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी सिनेमैटिक सफर में बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे थ्रिल्ड।